मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम गद्य की विधाओं में संस्मरण विधा के ऊपर अध्ययन करेंगे। जीवनी परक विधाओं में हम आत्मकथा और जीवनी को पूर्ण व्यापक मान सकते हैं। कविता और कथा में जो स्थान महाकाव्य और उपन्यास का है, जीवनी साहित्य में वही स्थान आत्मकथा और जीवनी का है। कविता और कथा साहित्य में जो स्थान एक पूरी कविता तथा कहानी का है, जीवनी साहित्य में वही स्थान हम संस्मरण का मान सकते हैं। संस्मरण लेखक का अतीत में अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों, दृश्यों, घटनाओं इत्यादि का वह अनुभव होता है जिसे वह संस्मरण में निबद्ध करता है। संस्मरण व्यक्ति के अनुभूति पर लिखा जाता है जो उसने अनुभव किया है, और उसमें अतीत की घटनाएं, व्यक्ति, इतिहास आधार होते हैं। संस्मरण में जो संस्मरणकार होता है उसका स्वयं का व्यक्तित्व उभर करके नहीं आ पाता है, बल्कि जो विवेच्य है अर्थात जो व्यक्ति, घटना जो उसकी दृष्टि में केंद्रित रही है उसके बारे में ही वह अपने अनुभवों को और कहता है। जब हम संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो इसकी व्युत्पत्ति स्मृ धातु में सम उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है याद करना या मन में लाना। और याद वही किया जाता है जो अतीत का होता है, अतीत की स्मृति होती हैं, और मन में भी बीती हुई घटना, बीती हुई व्यक्ति या बीते हुए समय को ही ध्यान में लाया जाता है, मन में लाया जाता है। तो हम जब कह सकते हैं कि सहृदय और भावुक लेखक जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ आनंदप्रद अनुभूतियों को अपनी कल्पना से और रमणीय बनाकर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट करके रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। तो इसमें कई चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो अतीत की स्मृतियां होती हैं जो अनंत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं अनंत अतीत की कि जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। वो हमारी स्मृति पटल पर हमेशा बनी रहती हैं। तो संस्मरण में उन्हीं स्मृतियों को जो आनंद देने वाली हैं या अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं हमारे मस्तिष्क में, उन स्मृतियों को अपनी कल्पना के द्वारा जो रचनाकार होता है वह व्यंजनामूलक संकेत शैली में और अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट करके रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो प्रस्तुतिकरण है वो रोचक शैली का माना जाता है, उसे ही हम संस्मरण मान सकते हैं। बैजनाथ सिंघल ने हिंदी विधाएं स्वरूपात्मक अध्ययन में संस्मरण के संबंध में लिखा है कि संस्मरण लेखक की स्मृति के आधार पर लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें वह अपनी किसी रमणीय अनुभूति को व्यंजनात्मक सांकेतिक शैली में यथार्थ के स्तर पर प्रस्तुत करता है। तो इसमें भी वही तत्व उभर करके, वही गुण उभर करके आते हैं कि इसमें स्मृति होती है अनंत की जो होती है, और वह अनुभूति विशिष्ट होती है। जो व्यंजना की जाती है वो सांकेतिक शैली में की जाती है, और उस व्यंजना में जो संस्मरणकार स्वरूप उभारता है वो यथार्थ स्वरूप होता है उसकी स्मृति का। तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित जो लेख होता है या ग्रंथ होता है वह संस्मरण कहा जाता है, जिसमें लेखक की संवेदनात्मकता और भावुकता सन्निहित रहती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भावुकता, लेखक, स्मृति, ये सभी चीज़ें संस्मरण में पाई जाती हैं। अब हम संस्मरण के तत्वों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो जो परिभाषाओं के द्वारा
या संस्मरण की विशेषताओं के द्वारा जो तत्व उभर करके आते हैं, उनमें हम पहला तत्व मान सकते हैं संस्मरण का अतीत। तो संस्मरण स्मृतियों की अभिव्यंजना है और स्मृति अतीत की ही होती हैं, अर्थात जो इतिहास हो चुका है, जो गुजर चुका है समय, उस समय में हमने जो अनुभव किया है और जो हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ गए हैं, ऐसे अनुभव, उनको ही संस्मरण का विषय बनाया जाता है। तो अतीत स्मृतियों का या अतीत का होना संस्मरण में आवश्यक है, क्योंकि भविष्य की कल्पना के आधार पर संस्मरण नहीं लिखे जा सकते हैं। अतीत की कोई भी घटना, स्थिति, प्रसंग या व्यक्ति के प्रति संवेदनात्मक पुनर्संरचना संस्मरण का कलेवर ग्रहण करती है। अतः इतिहास या अतीत को संस्मरण का प्रमुख तत्व माना जा सकता है। दूसरा जो तत्व है संस्मरण का, वह यथार्थ अनुभव है। तो हम जब जीते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो यथार्थ होते हैं, अपनी आँखों से देखे हुए होते हैं, अपने अनुभव किए हुए होते हैं। तो इस प्रकार के यथार्थ अनुभव हैं, वही संस्मरण में विषय वस्तु के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्मरण इतिहास आश्रित होता है और इतिहास तथ्यपरक अर्थात यथार्थ होता है। इतिहास में तथ्य होते हैं और संस्मरण में भी उन तथ्यों की विवेचना या संरचना दोबारा से की जाती है। इस यथार्थ को पकड़कर संस्मरणकार की निजी अनुभवात्मक पकड़ होती है। संस्मरणकार अपने इस अनुभव को कल्पना की छेड़छाड़ से सुरक्षित रखें, ताकि विवेच्य विषय यथार्थ रूप में चित्रित हो सके। तो इसमें संस्मरण में कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है कि कैसा हो सकता था वह व्यक्ति, कैसी घटना हो सकती थी वह, तो छेड़छाड़ नहीं होती है। यथार्थ जो अनुभव होता है अतीत का, उस अनुभव के लिए ही संस्मरण में चित्रित किया जाता है। अगला जो तत्व है इसका, वह शैली है। तो संस्मरण की जो एक शैली होनी चाहिए विशेष, वह भी इसका तत्व है। तो संस्मरण साहित्यिक रचना होती है, अतः उसकी सर्जना में कलात्मकता होना अनिवार्य है। जो भी साहित्य रचना होगी उसमें कला का सन्निवेश अवश्य होगा, वो सीधी सपाट भाषा में रचित नहीं हो सकती है। संस्मरणकार का लक्ष्य किसी व्यक्ति, घटना अथवा प्रसंग की संवेदना को उभारना होता है, जो उसने अनुभव की है, जिससे वह संवेदित हुआ है। संस्मरणकार उस घटना, व्यक्ति को उभारना प्रमुख होता है और उस उभारने में उसको विशिष्ट प्रकार की शैली का आसरा लेना पड़ता है, क्योंकि शैली प्रमुख चीज़ होती है साहित्य में। जो लेखक होता है, रचनाकार होता है, उसकी शैली के आधार पर ही जो रचना होती है वह प्रभावी होती है। तो संस्मरण में भी शैली साहित्यिक होनी चाहिए। संवेदना का संबंध इंद्रियता से है, इसलिए संस्मरणकार को अनिवार्यतः बिंबात्मक चित्रण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम साहित्यिकता की बात करते हैं तो संवेदना का सीधा संबंध इंद्रियता से होता है। हम आँखों से देख करके अनुभव करते हैं और उन अनुभवों का प्रभाव या उन अनुभवों के द्वारा जो संवेदित होते हैं हम, तो वह संवेदनाएं हमारे हृदय में एकत्रित होती रहती हैं। तो संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए बिंबात्मक जो शैली है, उस शैली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साहित्य के जो दूसरे उपादान हैं, जिनमें अलंकार, रूपक, प्रतीकात्मकता, ये सब चीज़ों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में ना करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर रचनाकार या संस्मरणकार कर सकता है। जब वर्णन की बात आती है या वर्णन शैली की बात आती है, तो संस्मरण की जो शैली है वह संक्षिप्त होनी चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, भावों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, और संस्मरण पढ़ने वाला व्यक्ति है उस पर पूर्णतः प्रभाव डालने वाली
वर्णन शैली होनी चाहिए। हिंदी में जो संस्मरण लिखे गए हैं, विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन संस्मरणों को हम देखते हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने कुछ संस्मरण लिखे हैं और एक हमारे आराध्य नाम से उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमा के नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति रेखाएं पथ के साथी नाम से और संस्मरण लिखे हैं। पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग नाम से अपने संस्मरणों को लिखा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें नाम से अपने अनुभव में आए, अपने से जो प्रभावित रहे हैं या रामवृक्ष बेनीपुरी जिनसे प्रभावित रहे हैं, जिन व्यक्तित्वों की उनके हृदय पर अमिट छाप है, उन व्यक्तियों के बारे में माटी की मूर्तें संकलन में संस्मरण लिखे हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियों के नाम से अपने संस्मरणों को लिखा है। इसी क्रम में जब शिवपूजन साय ने बेदिन बेलोग के नाम से संस्मरणों को संकलित किया है, माखनलाल चतुर्वेदी ने समय के पांव के नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। सेठ गोविंद दास ने स्मृति कण संग्रह में अपने संस्मरण लिखे हैं। विष्णु प्रभाकर का जाने अनजाने संस्मरण का ग्रंथ है। जगदीश चंद्र माथुर ने 10 तस्वीरों में 10 व्यक्तियों के संबंध में अपने संस्मरण लिखे हैं। विनय मोहन शर्मा ने रेखा और रंग के नाम से अपने संस्मरणों को लिखा है। काका कालेलकर ने गांधी संस्मरण और विचार नाम से गांधी जी के बारे में जो अनुभव हैं, उनके संवेदनाएं हैं या जैसा उन्होंने गांधी जी के साथ रह कर के अनुभव किया है, उनको लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ नाम से संग्रह में और अपने संस्मरण लिखे हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अंतिम अध्याय नाम से अपने संस्मरणों को लिखा है। कमलेश्वर ने मेरा हमदम मेरा दोस्त नाम से अपना संस्मरण साहित्य लिखा है। विष्णुकांत शास्त्री ने स्मरण को पाथे बनने दो नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा ने अतीत के गर्त में नाम से अपने संस्मरणों को संजोया है। सुलोचना रांगे राघव ने पुनः नाम से रांगे राघव के साथ रहने की जो स्मृतियाँ थी, उनको पुनः नाम से और संकलित किया है। राजेंद्र यादव ने औरों के बहाने संस्मरण लिखे हैं कविता में। अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया के नाम से अपने संस्मरणों को लिखा है। अज्ञे ने स्मृति लेखा नाम से अपने संस्मरणों को संकलित किया है और कृष्णा सोबदीन ने हम हसमत नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जो संस्मरण एक नवीन विधा है, जो जीवनी और आत्मकथा का ही एक छोटा रूप माना जाता है, लेकिन रचना और शैली की दृष्टि से इनमें भिन्नता होती है। इस प्रकार से हमने प्रमुख संस्मरणों का भी अध्ययन किया। धन्यवाद।